नमस्कार, डीजाना न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और शुरुआत करते हैं हमारे इस खास शो जिसका नाम है क्रेजी क्रिकेट। आज मुकाबला है मुंबई वर्सेस लखनऊ। अंक तालिका की बात करें तो लखनऊ की टीम नंबर 5 पर है, जबकि मुंबई जैसी वजनदार टीम जो 5 बार खिताब जीत चुकी है अंक तालिका की बॉटम पर है, यानी 10वें नंबर पर है। लखनऊ जिस अंदाज में अपने मुकाबले खेल रही है, प्लेऑफ की दावेदारी के लिए ये टीम मजबूत मानी जा रही है। और बात मुंबई की करें तो अगर आज का मुकाबला ये टीम हारती है तो जो एक उम्मीद महीन सी बची है प्लेऑफ में पहुंचने की मुंबई की, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। क्या कुछ हो सकता है इस मुकाबले में और आखिर मुंबई को आज क्या रणनीति अपनाना चाहिए जिससे शर्मनाक प्रदर्शन को दूर कर एक जीत के साथ एक बेहतर शुरुआत की जाए। क्या कुछ हो सकता है इस मुकाबले में खास, और मुंबई की रणनीति को लेकर हम चर्चा करते हैं हमारे खास एक्सपर्ट से। हमारे साथ मौजूद है हमारे खास एक्सपर्ट संजय चौबे सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे एक और हमारे स्पेशल गेस्ट, क्रिकेट के जाने माने एक्सपर्ट पल्लव विजयवर्गीय सर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। वैसे आज के मुकाबले की बात करें उससे पहले कल जो 2 मैच खेले गए उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कल गुजरात टाइटंस ने केकेआर के खिलाफ एक रोमांचक जीत दर्ज की है। गुजरात की टीम जीत के रथ पर सवार है और कल केकेआर के खिलाफ भी उन्होंने अपने जीत के सिलसिले को जारी रखा है। और दूसरी तरफ बात की जाए सनराइजर्स हैदराबाद की, तो ये टीम शुरुआत में जिस अंदाज में लड़खड़ाई थी उसके बाद सबसे परिपक्व यही टीम दिखाई दे रही है। और कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ एक तरफा जीत सनराइजर्स हैदराबाद ने पाई है। पहले हम सर पहले मुकाबले की बात कर लेते हैं। गुजरात जीत के रथ पर सवार है और कल केकेआर के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की है 8 रनों से। बिल्कुल, और मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ी सी गलती केकेआर से हो गई है जिसके कारण उनको ये मैच हारना पड़ा। इस तरह से उन्होंने इनको बहुत अच्छे छोटे से स्कोर पर रोक लिया था, पर आप देखिए कि जब वो बैटिंग करने आए तो फिर वो जो गलती जिसको बोलते हैं 2020 का प्रेशर वो आया, और आखिर में जो उम्मीद आंद्रे रसेल से थी वो भी लास्ट ओवर में जिस तरह से वो आउट हुए छक्का मारने के बाद, तो फिर वो उनके आउट होने के बाद मैच पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब देखिए उसमें जिस हिसाब से गुजरात की बॉलिंग की, पहले बैटिंग में हार्दिक पांड्या, हालांकि वो फिट नहीं 100%, कल वो जब बाउंड्री लाइन पे एक बॉल लेने दौड़े थे तो देख रहा था, आपने देखा होगा शायद कि जिस तरह से वो दौड़ते उस तरह से दौड़े नहीं थे वो, तो मतलब उनकी ग्रोइंग में प्रॉब्लम तो है, बट वो शायद कल वो बॉलिंग भी नहीं किया उन्होंने, मैंने देखा नहीं था थोड़ा बीच में मैच। पर आप देखिए कि जो शुरू के जो विकेट गिरे एक, और जिसमें लोकी फर्गुसन ने जो 2 कैच पकड़े बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहले सुनील नारायण का पकड़ा फाइन लेग पे, शॉर्ट फाइन लेग पे 38 पर खड़े थे, और तब जब उनके राइट साइड में जा रहा था डाई मार के उन्होंने अच्छा कैच पकड़ा, वो आखिरी में पकड़ा आंद्रे रसेल का। टर्निंग पॉइंट वहीं से था, वो बड़ा डिफिकल्ट कैच था, और वो लोकी फर्गुसन के पास में आया और उन्होंने कैच पकड़ा और वहीं से मैच पूरा पलट गया। तो गुजरात तो जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था बहुत अच्छी टीम है, और उनके कप्तान जो हैं हार्दिक पांड्या, उन्होंने बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि कमान संभाल रखी, और बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, तीनों डिपार्टमेंट में उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और आज देखिए नंबर 1 पे वो टीम है आज की, इसीलिए है कि उन्होंने तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा काम किया। सर, केकेआर की हम बात करें तो जो पिछला सीजन था इस टीम का बहुत शानदार रहा है, जबकि इस बार खिलाड़ी भी हम देखें तो काफी आला दर्जे की इस टीम में मौजूद हैं, लेकिन उस उम्मीद के मुताबिक ये टीम प्रदर्शन नहीं कर पा रही। कल भी जो मुकाबला था लगभग बना लिया था केकेआर ने, लेकिन आखिरी मोमेंट पर लॉकी फर्ग्यूसन का वो कैच और मैच दोनों चला गया। देखिए, हाँ अभिषेक, सबसे बड़ी जरूरत जो केकेआर को है वो अपना एक बेटर कॉम्बिनेशन ढूंढने की है। ये अपने कॉम्बिनेशन में इन्होंने ढूंढ लिया था, लेकिन ये बहुत रिशफल कर रहे हैं। पहले वेंकटेश अय्यर को आप ओपन कराते हैं, फिर आप अजिंक्य रहाणे को भी ऐसे ओपनर कर भेजते हैं। अजिंक्य रहाणे फेल होते हैं तो आप एरॉन फिंच को लाते हैं। एरॉन फिंच रन बनाते किस कारण से बाहर थे ये भी नहीं मालूम था। वेंकटेश अय्यर को आप खिला रहे हैं, आप उनसे बॉलिंग भी नहीं करवा रहे हैं पूरे 4 ओवर का कोटा, और आप उनको पीछे बैटिंग करने के लिए भेज रहे हैं। तो इनकी बैटिंग में बहुत ज़्यादा रिशफल दिख रहा है। कल भी आप देखें इन्होंने बहुत अच्छा टारगेट पे उन्होंने रोक लिया था। 157 रन कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। अगर कोई बैट्समैन, 2 बैट्समैन भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और पिच की कंडीशन उनको मालूम हो गई थी कि थोड़ा सा बॉलिंग को सपोर्ट है इस पिच पे, अगर वो उस हिसाब से अपनी पूरी इनिंग को प्लान करते तो आसानी से जीत सकते थे। आप देखिए 8 रन से मैच हारे हैं, 8 ही विकेट गिरे हैं, पूरे ऑल आउट भी नहीं हुए हैं ये, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में से ही, आप इनके बैट्समैनों को देखिए, टोटल विकेट थ्रो करके आउट हुए। सुनील नारायण को आपने 1 डाउन भेज दिया, क्या सोच करके भेज दिया?
क्या वो पिंच हिटर बन करके आपको बहुत जल्दी मैच खत्म करना था? और क्या जरूरत भी नहीं थी ऐसी। कोई जरूरत नहीं है, कोई अभी से आप रन रेट में नहीं उलझे हुए हैं। आपको अभी जो जरूरत है, आपका 7वां 8वां मैच ही है। रन रेट की बात आएगी तो लास्ट के 2 मैच में आएगी। अगर आप लास्ट के 2 मैच की प्लानिंग आप अभी से कर रहे हैं तो आप और बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको ये मैच जीतना जरूरी था, आप अंक तालिका में तो आगे बढ़े। लेकिन इन्होंने आप देखिए 140 रन पे 5 विकेट थे और इन्होंने उसको 156 रन पे रोक लिया। लेकिन उसके बाद आप गुजरात टाइटन की बॉलिंग जो थी, उनके पास भी अगर देखा जाए तो 3 ही बॉलर हैं, रशीद खान, लॉकी फर्ग्यूसन, मोहम्मद सामी। इन तीनों ने बेहतरीन बॉलिंग करी और जो दबाव बना करके रखा, इस दबाव में वो बिखरते चले गए। एक आंद्रे रसेल थे जो कि 4 रन पर आउट हो चुके थे, लेकिन वो 9 बॉल हो गई। उसके बाद उन्होंने एक रिमार्केबल इनिंग खेली है। आपको अपने बैट्समैनों के टैलेंट को पहचानना होगा और उसके अनुसार आपको गेम प्लान तैयार करना होगा, जो कहीं पर कल मुझे केकेआर में मिसिंग दिखा। तो केकेआर की परेशानियां यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि गुजरात टाइटंस जैसी टीम, जो कि पहला सीजन है आईपीएल का इस टीम के लिए, लेकिन प्रदर्शन के लिहाज से ये टीम बड़ी से बड़ी टीमों को मात दे चुकी है। सर, गुजरात टाइटंस का अब तक का सफर बहुत शानदार रहा है, अविस्मरणीय रहा है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल बहुत अच्छा। और कल भी आप देखिए 157 रन को उन्होंने डिपेंड किया है, और जिस तरह से किया है, बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, और जिस तरह से उन्होंने किया है, और उसमें भी आप देखिए हार्दिक पांड्या इंजर्ड है, इसके बावजूद भी उनके जो बॉलर्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से, राशिद ने और सबने मिलकर जो बॉलिंग की है, सुपर बॉलिंग करी। और उन्होंने आखिरी में जो, मतलब आप देखिए लास्ट ओवर में शायद 16 रन बनाना था, और उन्होंने देखिए पहली बॉल पे छक्का लग गया था, और लग रहा था कि अब बहुत इजीली आंद्रे रसल रहेंगे, और कूल डाउन होकर बिल्कुल जिस तरह से और बॉल डाला और उसको आउट किया और मैच जीते। तो गुजरात अभी बहुत अच्छा जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन के साथ में खेल रही है, और इसीलिए वो जीत रही है। सर, गुजरात क्या कहना चाहेंगे कि एक बेहतरीन टीम है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, और सबसे बड़ी बात है कि आक्रामक शैली में ये क्रिकेट खेलती है टीम, एक चढ़ाई करती हुई खेलती है, दबाव, परेशानी किसी भी सूरत में, स्कोर कुछ भी हो, ये टीम दबाव में तो कम से कम दिखाई नहीं देती। देखिए, ये टीम है जो अपना एक गेम प्लान बना करके और उसके अनुसार खेलती है। इसको मालूम है हमारे पास सब तरीके के प्लेयर हैं, सेंसेबल भी है, अटैकिंग भी है। इन्हें मालूम है हमारी जो लिमिटेशंस है वो क्या है, और हम किन परिस्थितियों में कैसे खेल रहे हैं, कैसे खेलना है, ये भी इनको बहुत अच्छे से मालूम है। और वो बिल्कुल अपना प्लानिंग के अनुसार जाते हैं, और उस प्लानिंग से वो अलग नहीं हटते हैं। अगर कभी आपने देखा होगा बीच में कोई पार्टनरशिप भी आ रही है, तो ये अपने गेम प्लान को बहुत जल्दी चेंज नहीं करते, ये अपने गेम प्लान पे स्टिक रहते हैं। और इसी के कारण है कि आप देखिए ये ग्रुप में टॉप पे चल रहे हैं। तो टॉप में चल रहे हैं गुजरात टाइटंस। और बात दूसरी टीम की कर लेते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद, जिसने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एक तरफा मुकाबले में हराकर सीधे पोजीशन में एक लंबी उछाल लगाई है। और अब सनराइजर्स हैदराबाद, जिसको टूर्नामेंट के पहले काफी कमजोर माना जा रहा था, स्टार खिलाड़ियों की कमी मानी जा रही थी, अंक तालिका में नंबर 2 पर आकर इस टीम ने सभी को चौंका दिया। सर, कल एक तरफा मुकाबला आरसीबी ऐसा लगा कि मैदान में जाते से ही खत्म हो गई। बिल्कुल, वो 2 ओवर जो थे, बल्कि मैं बोलूँगा जो 3 बॉलें थी, पहली 2 बॉलें जिसपे पहले फाफ डू प्लेसिस आउट हुए, इसके बाद विराट कोहली आउट, और अगले ओवर में फिर उन्होंने अनुज रावत को आउट किया। फिर ऐसी कसर जो थी वो पावर प्ले के आते आते मैक्सवेल के आउट होने से पूरी हो गई। एक अच्छा कैच विलियमसन ने पकड़ा और पूरा मैच एक तरह से ख़त्म कर दिया। दिनेश कार्तिक जरूर एक मतलब थर्ड एम्पायर के पास में गए और स्निक लगा तो उनको भी बताया, शायद मालूम नहीं था, एम्पायर ने तो वाइड दे दिया था और वो भी आउट हुए। तो मतलब कल तो ऐसा लगा कि जैसे कुछ मैच हुआ ही नहीं है, मतलब वो मैच 2 या 3 ओवर में ख़त्म ही हो गया था। हैदराबाद को कुछ करने जैसा था नहीं, उन्होंने भी बहुत इजीली चेस कर लिया। 4 रन बजे थे जब अभिषेक शर्मा एक शॉट मारने में आउट हो गया, अदरवाइज 10 विकेट से मैच आराम से जीतते थे, इसलिए उसमें कुछ करने जैसा था नहीं। पर कल विकेट में थोड़ा सा जिसको बोलते हैं बॉलर्स को मदद थी, और हम यही देख रहे थे कि जैसी हल्की सी बॉलर को विकेट में मदद मिलती है तो बैट्समैन एकदम जिसको बोलते हैं ना पाटा विकेट पे खेल के और अंदर राइज मारने की जो आदत है, तो आप देखिए कल चाहे वो क्या बोलते हैं फाफ डू प्लेसिस हो, वो जिस बॉल पे आउट हुए वो तो फिर बहुत अच्छा बॉल था, और जिस बॉल पे विराट कोहली आउट हुए, मतलब मुझे लगता है कि विराट कोहली को अगर वो 10 में से 9 बार उस बॉल पे चौका मारेंगे, वो इतने अच्छे बैट्समैन है। पर ये विराट कोहली वो वाला है बिल्कुल। मतलब अभी क्या समय जब खराब चलता है ना, क्रिकेट बहुत खराब खेलने में हमेशा बोलता हूँ, और वो सबको जिसको बोलते हैं ना औकात में रखता है वो। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखिए कि आप कितने बड़े प्लेयर हो, कितने ही महान प्लेयर हो, और आपने कितने ही रन बनाए हो, पर एक टाइम स्ट्रगल का जब आता है ना तो ऐसा आता है कि आदमी को सोचने पे मजबूर कर देता है। कल आपने
विराट कोहली के फेस के एक्सप्रेशन देखे होंगे आपने, जब वो आउट हुए ना उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। बिल्कुल। और वो चुपचाप, मतलब मेरे ख्याल में 1-2 मिनट तक वो विकेट पे खड़े भी रहे, वो देखते रहे कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो ये क्रिकेट है, इसमें सब चलता रहता है। हम ये नहीं बोल सकते कि वो कल एक शॉट खेला और उन्होंने अभी तक रन नहीं बनाया तो वो खराब हो गए। डेफिनेटली वो कमबैक करेंगे और उनको करना भी चाहिए। ये हिंदुस्तान के लिए ज़्यादा मतलब कि अच्छा रहेगा अगर वो रन बनाते हैं तो। पल्लव सर, जब इस तरह के कोई मुकाबले होते हैं जिसमें पूरी टीम, हमने देखा कि आरसीबी शुरुआती दौर में ही बिखर गई और उसके बाद बड़ी आसानी से सनराइजर्स हैदराबाद ने रन चेस किया, इसका असर दोनों टीमों पर कितना पड़ने वाला है मनोवैज्ञानिक रूप पर। सनराइजर्स हैदराबाद के हौसले कितने बुलंद होंगे, और दूसरी तरफ जो अब तक अच्छा करती हुई आई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, कल की पराजय के बाद में इस टीम के हौसलों पर कितना बड़ा धक्का लगने वाला। देखिए अभिषेक, सबसे पहले मैं बात करूंगा सनराइजर हैदराबाद। जब टूर्नामेंट चालू हुआ था तो कागज पर यह टीम बिल्कुल कमजोर नजर आ रही थी, लेकिन मैदान पे जाकर इस टीम का रुख एकदम अलग था। ये अलग इसलिए था क्योंकि इन्हें मालूम था हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स हैं, और इन्हें मालूम था कि लिमिटेड टैलेंट के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। तो इन्होंने अपनी प्लानिंग बहुत अच्छी तैयार करी और उस प्लानिंग के अनुसार ये बढ़ते चले जा रहे हैं। ये अपनी लिमिटेशन के बाहर जा ही नहीं रहे। इन्हें मालूम है क्या करना है, इन्हें ये भी मालूम है कि हम इस लिमिटेड रिसोर्स के साथ क्या कर सकते हैं। और बिल्कुल आप देखेंगे कि ये अपने एक गेम प्लान के अनुसार जा रहे हैं। इनके बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। मार्को जेनसन साउथ अफ्रीका के जो बॉलर हैं, टी नटराजन है, उमरान मलिक हैं, ये आपको स्टंप टू स्टंप अटैक करते हुए दिखेंगे। स्पिन बॉलिंग में जरूर ये थोड़े से कमज़ोर साबित हो रहे हैं। तो कभी ये जगदीशा सुचिता को लेकर के खेलते हैं, कभी ये वेंकट सुंदरम को भी लेकर के खेलते हैं, वॉशिंगटन सुंदर को लेकर खेलते हैं। अपनी लिमिटेशन को पहचान कर, और बैटिंग भी इन्हें मालूम है। केन विलियमसन, उसके साथ राहुल त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा, साथ में आपको वो अब्राहम आते हैं, मार्कराम आते हैं। तो इन्हें मालूम है हमारी लिमिटेशन क्या है। निकोलस पूरन हिटर हैं तो वो उसको अपना स्वाभाविक खेल खेलने देते हैं। बाकी के जितने बैट्समैन हैं ये सेंसेबल खेलते हैं। ठीक है, कभी इनको बड़ा टोटल नहीं मिला, जिस दिन मिलेगा उस दिन इनकी जरूर एक परीक्षा होगी बैटिंग लाइनअप की। लेकिन बॉलिंग लाइनअप जो है लेकिन बड़े टोटल को बनाने से लेकिन सर इसको हम इसी बात में सोच रहे हैं कि बड़े टोटल की जरूरत जब पड़ेगी इन्हें चेस करने की, जब उनके गेंदबाज करामात नहीं कर पाएंगे। लेकिन गेंदबाज इतने फॉर्म में चल रहे हैं कि बल्लेबाजों के लिए बड़ी मददगार साबित हो रही है पूरी। बिल्कुल, आप देखिए कल के पिच, थोड़े से पिच में सपोर्ट था तो उस टीम को जिसमें फैफ डू प्लेसिस, विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल जैसे बैट्समैन थे, उसको उन्होंने 68 पे ऑल आउट कर दिया। हो सकता था 110-120 रन भी जा सकते थे, लेकिन बॉलिंग की क्वालिटी देखिए आप। पिच को पहचाना, पिच की जरूरत को पहचाना और उसके अनुसार बॉलिंग करते रहे। और एक ओवर में 3 मेन बैट्समैनों को आउट लेकर के ऐसा दबाव बनाया कि उस दबाव को अंत तक नहीं छोड़ा। कई बार टीमें क्या होती, 4-5 विकेट लेके रिलैक्स हो जाती है, अरे ठीक है 110-20 रन बनाएंगे तो हम चेस कर लेंगे। पर नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल लाइन लेंथ पे अपनी बॉलिंग पे और आखिरी ओवर तक डटे रहे। वो जब तक टीम आउट नहीं हुई तब तक डटे रहे, वो रिलैक्स नहीं हुए। ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है। वैसे सर, एक अगर आपके पास में बॉलिंग का एक अच्छा खाका मौजूद है तो जरूरत उस समय कप्तानी की पड़ती है कि आप किस तरीके से किस बॉलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस मामले में केन विलियमसन जो चतुराई भरी कप्तानी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो सार है जीत का, जो मुख्य कारण हम देखें तो वो मानते हैं आप ये? बिल्कुल बिल्कुल। केन विलियमसन मतलब देखिए, वो न्यूजीलैंड के ही कप्तान है और पिछले मेरे ख्याल में 5-6 साल से वो न्यूजीलैंड की कप्तानी कर रहे हैं। और वो तो सभी मानते हैं कि दुनिया के, अगर वो टेस्ट क्रिकेट में देखा जाए तो नंबर 1 बैट्समैन भी हैं और उतने ही अच्छे कप्तान भी हैं। उनकी टीम अभी आपको टेस्ट मैच में ही वर्ल्ड कप के फाइनल में खेलेगी। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि उनकी कप्तानी और उनकी स्ट्रेटेजी, वो उनको मालूम है कि मेरी बैटिंग में इतनी मजबूती नहीं है। इसके बावजूद वो जो बॉलिंग के साथ में, वो जो कॉम्बिनेशन के साथ में चल रहे हैं, और जिस तरह से वो टीमों को, जो आप बोल रहे थे अभी आज, कम स्कोर पे लाके और अपना, इनको मालूम है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम 160-70 रन बना सकते हैं। तो वो सामने वालों को ये बोलते हैं, अपने बॉलर्स को ये बोलते हैं कि आपको जो करना है 160-70 के अंदर ही करना है, और वो करके दिखा रहे हैं। तो उनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और आप देखिए उसका नतीजा है। हम सब ये मानते थे कि जो हैदराबाद की टीम है उसने ये क्या कर दिया, उसने क्यों नहीं प्लेयर जाने दिए, उसने क्यों नहीं प्लेयर्स लिए। और आप देखिए कि जो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उसके साथ में उतना बढ़िया गेम खेल के और आप सेकंड नंबर पे आए। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अल्टीमेट प्रदर्शन, ये हम कह सकते हैं। वैसे पल्लव सर, विराट कोहली क्या हो गया इस खिलाड़ी को, इतना मानसिक दबाव? कल इरफान पठान ने एक सलाह उन्हें जरूर दी है कि अब वो प्रैक्टिस नेट्स पर ना जाए,
अब सीधे जिस दिन मैच हो वो उसी दिन बल्ला उठाएं, क्योंकि जिस तरह की मनोवैज्ञानिक स्थिति से विराट कोहली गुजर रहे हैं और ऐसी बॉल पर वो विकेट दे रहे हैं जो विराट कोहली का गुड एरिया माना जाता है, जहां पर बहुत स्ट्रांग है ये खिलाड़ी, लेकिन हम देख रहे हैं कि बल्ला बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा, खामोश। विराट कोहली के साथ भी ऐसा हो रहा है और रोहित शर्मा के साथ भी ऐसा हो रहा है कि ये दोनों बैट्समैन अपने स्ट्रोक कहीं पे चेक कर रहे हैं। पहले जो ये फ्रीली खेला करते थे, इनका बैट आप देखिए कि एक फ्लो में आकर के ये शॉट खेल लेते थे, ये अपना बैट रोक रहे हैं, कहीं पे ये शॉट रोक रहे हैं। आप रोहित शर्मा को भी देखिए, 7 मैच में जैसे वो आउट हुए, उसमें से 4 मैच में उन्होंने अपने स्ट्रोक को चेक कर लिया एकदम से, लास्ट मोमेंट पे उन्होंने बैट रोक लिया। तो ये कभी कभी एक समस्या टेक्निकली अच्छे से अच्छे बैट्समैन के पास भी आ जाती है, आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है। इसी को कहते हैं, मतलब आउट ऑफ फॉर्म होना भी इसी को कहते हैं कि कहीं आप अपने स्वाभाविक खेल में कुछ बदलाव स्वाभाविक तौर पर आ गए हैं, अब आपको उससे उभरना है। तो जैसा इरफान पठान ने उनको सलाह दी है कि आप सीधे मैच में जाएं, तो सीधे मैच में जाने से परिस्थितियां नहीं बदलती। मनोवैज्ञानिक तौर पर यह समझाया जाता है कि आप कुछ समय के लिए ब्रेक ले लें, पर क्योंकि आईपीएल है, इतना मेजर टूर्नामेंट है, और ये दोनों खिलाड़ी विराट कोहली भी और रोहित शर्मा भी ये इस लेवल पर जाकर के प्रदर्शन करके अपने आप को साबित करके बता चुके हैं कि ये कितने महान क्रिकेटर हैं। तो बहुत जल्दी ये ऐसी इन परिस्थितियों से निकलना भी जानते हैं, क्योंकि जो मेंटल टफनेस की ज़रूरत है वो इन दोनों खिलाड़ियों के पास है। नो डाउट आउट होना, 2 मैच में पहली बॉल पे आउट होना विराट कोहली जैसे बैट्समैन के लिए एक बहुत बड़ा मेजर सेटबैक है, लेकिन यही है इनकी खासियत ये है इन महान बल्लेबाजों की कि ये बहुत जल्दी अपनी गलती को पहचान भी लेते हैं और उसमें सुधार करने के लिए जुट भी जाते हैं। मेरा ये मानना है, आया है खराब फॉर्म आया है डेफिनेटली, लेकिन ये बहुत जल्दी चले भी जाएगा। आने वाले मैचों में देखिए 1 या 2 इनिंग इन दोनों बैट्समैनों की अच्छी जाएगी और ये आपको एक वापस से विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में मिलेंगे। बिल्कुल पल्लव जो बात बोल रहे हैं उनकी बात से सहमत हूँ, पर मैं इरफान पठान की बात से सहमत हूँ कि आप जाओ और सीधा मैच खेलो। मतलब इरफान पठान बेसिकली बॉलर थे हिंदुस्तान के और बड़े प्लेयर हैं, मतलब मैं उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ, पर ये कोई बात नहीं है कि अगर आपका फॉर्म नहीं है तो आप जाकर नेट पे बैठ, आपको ठीक तो वहीं से होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस तो वहीं से आएगा। आप बताइए ना, बिना कॉन्फिडेंस आप बताइए ना, बिना खेले आप कैसे आगे, आप डायरेक्ट मैच खेलेंगे और फिर 2-0 बन गए तो क्या होगा फिर? अगर मान लो इसी तरह से 2-0 या 2-4-5 ही रन बने तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली आपको जाके तो अपना नेट्स पे सुधारना पड़ेगा ना कि मेरा पैर नहीं आ रहा है, कि मेरा फुटबॉल क्यों नहीं गड़बड़ हो रहा है, कि क्यों मैं आउट हो रहा हूँ बार बार स्लिप में या पॉइंट, तो वो आपको नेट्स पे ही आएगा। हाँ, जैसा पल्लव ने बोला कि ये खराब फॉर्म, तो मैंने आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये बात बोली थी कि अपनी ये सब औकात दिखाता रहता है, पर ये क्या है, बड़े प्लेयर हैं और ये धीरे से क्या होगा, अभी आउट ऑफ फॉर्म गए, फॉर्म में भी आ जाएंगे। तो ये कोई बहुत परेशानी वाली बात विराट कोहली के लिए है अभी, पर मुझे लगता है कि थोड़े दिनों बाद आप देखना कि वो धीरे जैसे जैसे आईपीएल और बढ़ेगा आगे, 2-4 मैच के बाद आपको उनका एक अच्छा सैकड़ा हमको देखने को, जो बहुत सालों से हम तरस रहे हैं, मिलेगा। इसमें अभिषेक मैं आपको बीच में एक बात बताना चाहूँगा, सेम स्थिति सचिन तेंदुलकर के साथ सन 2004 में ऑस्ट्रेलिया टूर पे आई थी कि वो अपने कवर ड्राइव में को चेक नहीं कर पा रहे थे और वो कवर्स पे कैच आउट हो रहे थे और गली पे कैच आउट हो रहे थे। जब उनकी इनिंग बिल्कुल डाउन जा रही थी, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने तो लिखना शुरू कर दिया था कि अब ये मास्टर ब्लास्टर नहीं रहे। उसी सचिन तेंदुलकर ने सिडनी टेस्ट में 240 रन की पारी खेली और एक भी कवर ड्राइव नहीं खेला था, एक भी कवर ड्राइव नहीं खेला था। सचिन जैसे खिलाड़ी ने कवर ड्राइव एक न खेलते हुए 240 रन की पारी खेल दी। जहां पे तकलीफ है, ये खिलाड़ी है, ये इतने मेंटली टफ हैं, इनको मालूम है हमारा गेम क्या है और ये बहुत जल्दी इन परिस्थितियों से उभरते हैं, ये आलोचनाओं से भी नहीं घबराते हैं, क्योंकि और यही कारण है, जब आपको कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, आपको मेंटली टफ होना जरूरी है। अगर आप इमोशनल हो जाएंगे कि मैं आउट हो रहा हूँ, वो तो मालूम है सबको कि आप आउट हो रहे हैं, और अगर आपकी आलोचनाएं भी होगी, ये आलोचनाओं से घबराने वाले खिलाड़ी नहीं है। बहुत जल्दी देखना, ये अपनी गलतियों को सुधार करके और बहुत जल्दी फॉर्म में मिलेगा। वैसे सचिन का जिक्र आपने किया है तो मैं बता दूं, लिटिल मास्टर का आज बर्थडे है। डिजियाना परिवार की तरफ से सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी को जन्म दिवस की अनेक शुभकामनाएं। हमारे अतिथियों की तरफ से भी सचिन तेंदुलकर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो अब नई पौध आने वाली क्रिकेट की है, उन्हें बेहतरीन प्रशिक्षण देगी, जो गुण सिखाएगी, उसके आधार पर भारतीय क्रिकेट एक बार फिर शिखर पर होगा। सर, आप कुछ बोल रहे थे। बिल्कुल, मैं ये बोल रहा था कि जैसे पल्लव ने जो बात बोली कि सचिन ने कवर ड्राइव नहीं खेला 200, विराट कोहली के साथ इंग्लैंड में भी 13 का एवरेज था, तो जब दोबारा इंग्लैंड गए
तो फिर रन बना के आए थे। तो यही जो पल्लव बोल रहा था कि मेंटली रूप से जो स्ट्रांग होता है वो डेफिनेटली रन बनाए, और वो बनाएंगे। मतलब कोई ऐसा, अब इतना साल हो गया क्रिकेट खेलते हुए, एक ही काम है आपको, सुबह शाम कि बल्ला अपना अपने हाथ में उठाया और आपको ग्राउंड में जाना है, इसके अलावा कोई दूसरा काम तो है नहीं। तो वो ऐसे बैट्समैन और है भी बड़े बैट्समैन, उनके लिए कोई आप बहुत, उनके लिए बहुत मुश्किल है, मुश्किल काम उनके लिए, पर वो उसको मुश्किल को बहुत जल्दी से पार पा लेंगे, और मुझे लगता है कि वो जल्दी से रन बनाएंगे। अब मुश्किलों से पार पाने की बात हुई है तो मुंबई इंडियंस की बात करना तो लाजमी है। आज मुकाबला लखनऊ की टीम से है। लखनऊ की टीम इनफॉर्म टीम है, शानदार प्रदर्शन करती आ रही है केएल राहुल की कप्तानी में, और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा सेटबैक है मुंबई इंडियंस के फैंस को, क्योंकि 7 मुकाबले ये टीम खेल चुकी है और एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। रोहित शर्मा 2018 के बाद से वैसे बात की जाए तो रोहित शर्मा का फॉर्म उतना अच्छा आईपीएल में नहीं है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों की मदद के चलते उनके फॉर्म पर चर्चा नहीं हुई है। लेकिन इस बार जब टीम के सभी खिलाड़ी लगभग औसत प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की नाकामी भी खुलकर सामने आ रही है, उस पर बातें भी हो रही है। क्या आज लखनऊ के खिलाफ मुंबई इंडियंस जीत दर्ज कर पाएगी, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, आज जैसा आपने अभी बोला कि सचिन तेंदुलकर जी का बर्थडे है, और बिल्कुल हम सबने उनको विश किया है, और मुंबई से जुड़े हुए भी हैं, जुड़े हुए भी हैं, वो उसके मेंटोर भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बर्थडे कि गिफ्ट देंगे आज। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि आज मुंबई के प्लेयर्स उनको जरूर बर्थडे गिफ्ट में ये तोहफा देंगे कि हम भाई जीते हैं आज आपके बर्थडे वाले दिन, ये ऐसा हमें उम्मीद है। पर ये क्या है, मैंने आपको फिर बोला, अभी बहुत खराब जिसको बोलते हैं मुंबई का टाइम, मुंबई इंडियंस का टाइम अभी बहुत खराब चल रहा है जो क्रिकेट में आता है। अभी बहुत आप नीचे 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 आप जाते जाते हैं, और वही टाइम मेरे को लगता है कि मुंबई का आया है कि वो कुछ भी अच्छा करने नीचे जा ये रहा सर है। बॉटम में ही है 10वें हाँ, नंबर और पर। वो कुछ भी अच्छा करने जा रहे हैं, पर उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब आप देखिए कि वो 2 ऐसे मैच थे जिसमें वो जीत सकते थे, वो जीता हुआ मैच हार गए। मतलब बुमराह जैसा बॉलर अगर आखिरी ओवर में चौके छक्के खा जाए तो आप क्या बोलेंगे। तो अभी जो मैंने बोला ना कि जो समय खराब, समय जो चल रहा है वो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट में चल रहा है, पर आज उम्मीद करते हैं कि वो जरूर जीतेंगे, और आज अपने पहले 2 पॉइंट वो जरूर लेंगे। सर उम्मीद तो हम लंबे समय से कर रहे हैं मुंबई को लेकर, क्या आज वाकई में सचिन तेंदुलकर को मुंबई की प्लेइंग 11 बर्थडे गिफ्ट दे पाएगी? देना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है कि आप देखिए कि उनके कप्तान जो रोहित शर्मा है, उनका बैटिंग का आउट ऑफ फॉर्म उनकी कप्तानी पे भी इफेक्ट डाल रहा है। जयदेव उनादकट आखिरी ओवर के बॉलर नहीं है, और खासतौर पर ऐसे बल्लेबाज के सामने जिसका रिकॉर्ड सबसे बेहतर रहा है उनादकट के सामने, बेहतर रहा है सामने। अगर मान लीजिए धोनी नहीं भी होते हैं तो वो आपके स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है आखिरी ओवर के। आपके पास एक बॉलर है जसप्रीत बुमराह, आपको उसका बेहतर इस्तेमाल करना ही होगा। आपके पास नो डाउट बॉलिंग में रिसोर्सेस नहीं है, आपकी टीम ने ऑक्शन में नहीं खरीदे हैं, लेकिन जो भी खरीदे हैं उसका तो आपको कम से कम यूज मालूम हो कि या हाँ मैं इस बॉलर को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। आखिरी की 4 गेंदों पे 16 रन, मतलब हर बॉल पे चौका मारना है, या कम से कम 2 छक्के और 1 चौका लगना चाहिए। और हुआ वही कि आप एक बैट्समैन है जो इंडिया के पूर्व कप्तान है, पर उन्हें मालूम है इन परिस्थितियों में कैसे खेलना है। उन्होंने देखा कि मेरे सामने बॉलर कमजोर है और उसने उसको यूटिलाइज कर लिया। पल्लव सर वैसे बीच में आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि आप ऑक्शन के मामले में आपकी माइक्रो लेवल की मॉनिटरिंग है। मुंबई, क्या आप इस इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी से ये उम्मीद करेंगे कि जो खिलाड़ी उन्हें रिटेन करने थे उसके बदले में भी वो बेहतर खिलाड़ी नहीं ले पाए? कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या दोनों ऑलराउंडर थे, आज टीम में नहीं है। ट्रेंट बोल्ट नहीं है। बॉलिंग ऑप्शन की बात की जाए तो क्या उनके जहन में नहीं रहा होगा कि बुमराह का सपोर्ट देने के लिए हमारे पास में कौन रहने वाला है? ब्रेविस नो डाउट अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी चमत्कारिक प्रदर्शन की उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती, अनुभव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऑक्शन के दौरान फ्रेंचाइजी वो चीज नहीं कर पाई जिसके लिए मुंबई अब तक जानी जाती थी? बिल्कुल, डेफिनेटली इनका कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या को बीच में खोना, क्योंकि दोनों ऑलराउंडर थे। हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी कर लेते थे, ठीक है अभी इंजर्ड चल रहे, कुणाल पांड्या भी 4 ओवर फेंक लेते थे। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा अंतर जो पैदा करते थे बीच के ओवर्स में, वो मुंबई ने पूरी तरह से खत्म कर दिया, और इनकी बॉलिंग को इन्होंने बहुत ज़्यादा वीक बना लिया। खरीदे भी आपने क्या, जयदेव उनादकट, थाइले माइल्स, बेसिल थम्पी, और आपके पास कोई बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं है पीछे। क्या ऐसा लग रहा हो कि कोई अच्छा बॉलर बाहर बैठा हो और टीम मैनेजमेंट गलती कर रहा हो? तो वो भी मुझे नहीं लगता है कि इसमें यहाँ मुंबई इंडियन की बहुत बड़ी गलती रही है कि ऑक्शन में इन्होंने वो होमवर्क नहीं किया जो ये हर साल किया करते थे। बिना होमवर्क के अगर आप जाएंगे तो ये गलतियां होना स्वाभाविक है, और वो ही हुआ। और अब मुंबई इंडियंस ने टॉस जीत लिया है। मुंबई इंडियन के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत लिया है लखनऊ के खिलाफ। ये अपने आप में एक बड़ा अपडेट है। सर क्या कहेंगे, टॉस जीत लिया कप्तान ने, मैच जीतना बाकी है? बिल्कुल, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा दिमाग तो कहता है कि लखनऊ की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
स्ट्रॉन्ग है प्रदर्शन के लिहाज से, हालिया लिहाज से मौजूदा और है कि प्रदर्शन अच्छी, और जिस हिसाब से मुंबई खेल रही है, और हम दिल से चाहते हैं कि आज मुंबई जीते, क्योंकि तेंदुलकर जी का बर्थडे है, बर्थडे गिफ्ट तो मिलना उनको चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। पर अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली लखनऊ की टीम बहुत स्ट्रांग है, और मुझे लगता है कि उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। वैसे सर अब टॉस तो रोहित शर्मा ने जीत लिया, हमने देखा कि कल एक परिवर्तन देखा था हमने कि गुजरात के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था, लेकिन यहाँ मुंबई इंडियन ने उसी परंपरा को निभाया है और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है, यानी कहीं ना कहीं चेस करने में अपने आप को ये टीम कंफर्टेबल मान रही है। ठीक है, मुंबई इंडियन को मालूम है कि हमारी बैटिंग ही है और बॉलिंग की हमारी वीकनेस है, तो ये बाद में अपनी स्ट्रेंथ पर ही जाना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक और बात कहूँगा कि रोहित शर्मा को अपना थोड़ा सा गेम प्लान चेंज करना चाहिए। आपका अटैकिंग गेम हर मैच में काम नहीं आ रहा है, आप जल्दी आउट हो रहे हैं। आप एक टारगेट ले लें कि मुझे पूरे 20 ओवर खेलना है, और जब लूज बॉल मिलेगी तभी मैं मारूंगा। ये जैसा प्लेयर अगर पिच पर टिका रहा तो ये डेफिनेटली कोई सा भी टारगेट चेस करवा देगा या कितना भी टारगेट सेट करवा सकता है। ये पहले ही ओपन पे आते हैं और ये चाहते हैं कि मैं पहले ओवर से अटैकिंग गेम खेलना शुरू कर दूं। जब आप आउट हो जाएंगे तो फिर आपके पास क्या है, आप फिर दूसरे बल्लेबाजों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तो आप टिके रहें पिच पे, दूसरे बल्लेबाजों को अटैक करने दें। जरूरत पड़ी तो आपके पास वो एबिलिटी है कि आप आखिरी के 5 ओवर में 70-80 रन भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका पिच पे होना जरूरी है। तो इनको एक टारगेट लेना चाहिए कि मैं पूरे 20 ओवर खेल लूँ, या 20 ओवर ना भी खेल लूँ तो कम से कम 15-16 ओवर भी खेल लूँ। तो ये मदद कर देंगे टीम को पूरा एक अच्छा टारगेट देने की या टारगेट को चेस करने के लिए। क्या इस महत्वपूर्ण सुझाव पर आज काम करेंगे रोहित शर्मा, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे आज रन चेस करेगी ये टीम, तो ऐसे में जरूरी है कि रोहित शर्मा विकेट पर टिके रहे। सर फेवरेट टीम वैसे आपने बता दी, फिर भी एक बार बता दीजिए। मैंने आपको बोला ना कि अगर आप दिमाग ये कहता है और क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो लखनऊ ज़्यादा स्ट्रांग है, और जिस हिसाब से मुंबई 7 मैच हार चुकी है तो हम लोग मुंबई को तो स्ट्रांग बोल नहीं सकते। लखनऊ ज़्यादा स्ट्रांग, लखनऊ खेल भी अच्छा रही है, तो मेरे हिसाब से तो लखनऊ ही रहेगी। सर देखिए डेफिनेटली अगर आप देखिए 7 में से 7 मैच हारी हुई टीम का तो आप सपोर्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बता सकते एकदम से कोई चमत्कार हो जाएगा और वो 8वां मैच जीत जाएगी, वो भी उस टीम के खिलाफ की जो शुरू से टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रही है। तो डेफिनेटली लखनऊ के चांसेस ज़्यादा बेहतर हैं। मुंबई को चमत्कार की ज़रूरत है, अगर वो आज कर दें तो वो विश्व के सबसे महानतम बल्लेबाज को उनके जन्मदिन का तोहफा दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर मुंबई जो अब तक 7 मुकाबले हार चुकी है, 7 ही खेली और 7 ही मुकाबले हारी है। एक अदद जीत की तलाश है इस टीम को, क्योंकि रास्ते अब प्लेऑफ में पहुंचने के बहुत ज्यादा सकरे हो चुके हैं और अब न सिर्फ जीत चाहिए बल्कि कंसिस्टेंसी के साथ जीत चाहिए। एवरेज का भी ध्यान रखना है। तो अभी भी अगर उम्मीदें हैं तो वो नामुमकिन नहीं है, लेकिन आज का मुकाबला अगर लखनऊ के खिलाफ मुंबई इंडियंस हारती है तो यकीन मानिए इस टीम का प्लेऑफ में पहुंचना लगभग असंभव हो जाएगा। मुंबई इंडियंस चाहेगी कि विश्व के सबसे श्रेष्ठतम बल्लेबाज और उनकी टीम के साथ जुड़े हुई शख्सियत यानी सचिन तेंदुलकर को वो आज बर्थडे गिफ्ट दे। आज उनका बर्थडे है, तो इस जीत की उम्मीद के साथ एक बार फिर मुंबई की टीम पहले गेंदबाजी करेगी और देखना दिलचस्प होगा कि आज के मुकाबले में आखिर कौन सिरमौर बनता है। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। डीजीएनआर न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।